आदाब नाज़रीन, आप सभी का इस्तकबाल है मुल्क की बात में। मैं हूं आपके साथ नेहा सिंह। खबरें शुरू करने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। ट्रंप की नाराजगी से घुटनों पर आया नेतन्याहू। सीज फायर डील के लिए कतर डेलीगेशन भेजने को तैयार नेतन्याहू। उत्तराखंड में मुसलमानों की दुकानों के नाम बदलने की मुहिम। हिंदुवादी तंजीमों ने मुस्लिम दुकानदारों को धमकाया। सहारनपुर में मुस्लिम बच्ची से रेप के बाद कत्ल। यूपी पुलिस की टीम ने मुलजिम पड़ोसी को पकड़ा। ₹1 में हुआ 35 जोड़ों का निकाह जश्न में मुसलमानों की हुई तारीफ। शहीद बीएसएफ एसआई के तई बिहार हुकूमत का अफसोसनाक रवैया। पाक के हमले में शहीद हो गए थे बीएसएफ एसआई इम्तियाज। पुणे में राइट विंग ने किया फिलिस्तीन हिमातियों पर हमला। पुलिस पर लगा एफआईआर दर्ज करने से इनकार का इल्जाम। 12 साल के बच्चे ने किया 14 साल के बच्चे का कत्ल। नाश्ते को लेकर हुआ झगड़ा। बच्चों में क्यों बढ़ रहा है गुस्सा। अमृतसर में जहरीली शराब पीने से 15 की मौत, 6 दीगर की हालत संजीदा। पीएम मोदी आदमपुर एयरबेस पहुंचे। वायुसेना के जवानों से की मुलाकात। भारत ने दहशतगर्दों के हेडक्वार्टर को किया तबाह। वजीर आजम मोदी ने कौम से किया खिताब। ट्रंप ने किया दावा, हमने भारत और पाक के बीच एटमी जंग को रोका। अमेरिका ने दोनों ममालिक के बीच जंग बंद कराने में की मदद। मुल्क भर में आज से बीजेपी की तिरंगा यात्रा शुरू। ऑपरेशन सिंदूर के बाद बीजेपी निकालेगी तिरंगा यात्रा। ईरानी वजीर खारजा को भारत के साबिक फौजी अफसर ने दी गाली। ईरान हुआ बेहद नाराज, भारतीय हुकूमत ने दी सफाई। नाजरीन, हमें ऐसा खदशा है कि सच्ची खबरें दिखाने में हमें जल्द ही चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है और हमारे YouTube चैनल तहजीब टीवी को टर्मिनेट भी किया जा सकता है। इसीलिए आपसे गुजारिश है कि हमारे नए चैनल जिसका नाम है तहजीब टीवी ऑफिशियल, आप उसे अभी सब्सक्राइब कर लें, ताकि अगर हमारा ओरिजिनल चैनल तहजीब टीवी किसी भी वक्त टर्मिनेट हो जाए तो आप आसानी से हमारे बैकअप चैनल से जुड़ सकें। हमारे नए चैनल तहजीब टीवी ऑफिशियल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। शुक्रिया। ईरान हूती हमास के साथ अमेरिका की डायरेक्ट डीलिंग और इजराइल से रिश्तों में दरार ने इजरायली पीएम नेतन्याहू की इतनी ज्यादा हालत खराब कर दी है कि उसने सीज फायर डील पर बातचीत करके अपने डेलीगेशन को कतर भेज दिया है। मिडिल ईस्ट में पूरी तरह से अकेला होने के बाद नेतन्याहू ने हार मानते हुए ये फैसला लिया है। दरअसल ट्रंप के जरिए अपने मिडिल ईस्ट प्रोग्राम में इजराइल को शामिल ना करने के फैसले के बाद नेतन्याहू बुरी तरह से बौखलाया हुआ है। ट्रंप ने वाजे कर दिया कि मिडिल ईस्ट के मामलात से डील करने के लिए वो अपने किसी भी दोस्त या साथी को नजरअंदाज कर देगा, क्योंकि उसके लिए पहले मिडिल ईस्ट के मामले ज्यादा अहम हैं। गजा में जंग दोबारा शुरू होने के बाद से इजरायली पीएम नेतन्याहू लगातार अपनी मनमानियों पर अड़ा हुआ है। नेतन्याहू को लगता है कि ताकत और जोर के बल पर वो गजा से हमास को खत्म कर सकता है और अपने इजरायली कैदियों को वापस ला सकता है। दुनिया भर से लगातार प्रेशर के बावजूद नेतन्याहू अपने हिसाब से डीलिंग कर रहा है, जिसकी वजह से ट्रंप नेतन्याहू से नाराज है और अब उसने फैसला किया है कि वो मिडिल ईस्ट के मामलात इजराइल को किनारे करके देखेगा। यही वजह है कि ट्रंप मिडिल ईस्ट के दौरे पर है और गजा और ईरान पर बढ़ते तनाव के बीच साफ तौर पर इजराइल को नजरअंदाज कर रहा है। गुज़िश्ता रोज अमेरिका के साथ डायरेक्ट डीलिंग के नतीजे से हमास ने इजरायली अमेरिकन कैदी ईडन अलेक्जेंडर को भी रिहा कर दिया, जिसके बाद नेतन्याहू को ये एहसास हो गया कि ट्रंप की नजरअंदाजी मिडिल ईस्ट खित्ते में नेतन्याहू की बर्बादी का बाइस बन सकती है, जिसके चलते अब उसने भी हमास के आगे सरेंडर करते हुए इजरायली डेलीगेशन को सीज फायर डील पर बातचीत करने दोहा भेजने का फैसला किया है। द क्रेडल के मुताबिक इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने ऐलान किया कि उसने अमेरिका की क़यादत वाली कैदी अदला बदली बातचीत में हिस्सा लेने के लिए आज कतर जाने के लिए एक इजरायली डेलीगेशन को मंजूरी दे दी है। इस फैसले का ऐलान उस वक्त किया गया जब पीएम नेतन्याहू ने दिन में वेस्ट एशिया के लिए अमेरिका के स्पेशल सफीर स्टीव विटकॉफ से मुलाकात की और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से फोन पर बात की। नेतन्याहू ने इस बारे में बताया कि मैंने आईडीएफ सैनिक एडन अलेक्जेंडर की रिहाई में उनकी मदद के लिए सदर ट्रंप को शुक्रिया किया। सदर ट्रंप ने अपनी ओर से इजराइल के लिए अपने अज़्म और मेरे साथ ताउन जारी रखने की इच्छा दोहराई। हालांकि ट्रंप के जरिए से इजराइल के लिए मजबूत रिश्ते और अज़्म की ख्वाहिश के बारे में कोई बयान जारी नहीं किया गया, जिससे ये साफ वाज़े होता है कि ट्रंप के जरिए ठुकराए जाने के बाद अब नेतन्याहू अपनी झेप और शर्म मिटाने के लिए ऐसी बयानबाजी कर रहा है जिससे दुनिया के सामने उसकी मजीद बेइज्जती ना हो। मगर पश्चिमी मीडिया की रिपोर्ट से पता चला है कि अमेरिकी सदर अब वेस्ट एशिया में अमेरिकी टारगेट्स को पूरा करने के लिए इजराइल के साथ मिलकर काम नहीं करना चाहता है। यही वजह है कि नेतन्याहू ने नाराजगी के बीच ट्रंप मिडिल ईस्ट के दौरे पर है। अल अरेबिया की खबर के मुताबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप आज मिडिल ईस्ट के अपने दौरे पर सऊदी अरब पहुंचा। इसके अलावा वो कतर और यूएई में भी दौरा करेगा। एक्सपर्ट्स ने बताया कि यह दौरा इस खित्ते के लिए एक अहम लम्हे में हो रहा है, क्योंकि ट्रंप गजा और ईरान पर बढ़ते तनाव के बीच साफ तौर पर इजराइल को नजरअंदाज कर रहा है। ट्रंप के जरिए अपने टूर प्रोग्राम में इजराइल को शामिल न करने के फैसले से इजराइल में अपने सबसे अहम दोस्त की क्रेडिबिलिटी को लेकर फिक्रें बढ़ गई हैं। इसका सीधा मतलब ये है कि नेतन्याहू को टेंशन सता रही है कि ट्रंप के बगैर उसका मिडिल ईस्ट में वजूद खतरे में है।
इसलिए वो भी अमेरिका की तर्ज पर हमास से डील करने की एक और कोशिश कर रहा है। उत्तराखंड के रुद्रपुर के उधम सिंह नगर में हिंदूवादी तंजीमों ने मुस्लिम दुकानदारों को धमकाते हुए मांग की कि वो अपनी दुकानों का नाम बदलकर अपनी मजहबी पहचान साफ तौर पर बताएं, ताकि खरीदारी करने से पहले कस्टमर उनके मजहब के बारे में जान सके। भारत पाकिस्तान के बीच जारी तनाज़े के दौरान उत्तराखंड के रुद्रपुर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में कई दुकानों में पहुंचे बजरंग दल के मेंबर मुस्लिम दुकानदारों को दुकान का नाम रखते हुए मजहबी पहचान बताने के लिए धमका रहे हैं। उनका कहना है कि दुकान का नाम मजहबी पहचान के नाम पर होना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमें पता होना चाहिए कि हमारे पड़ोस में कौन किस मजहब का दुकान खोल रहा है। सोशल मीडिया पर 1 मिनट 29 सेकंड का ये वीडियो उत्तराखंड के रुद्रपुर के उधम सिंह नगर का बताया जा रहा है। वीडियो में एक दुकान पर पहुंचे बजरंग दल के कुछ मेंबर दुकान के मालिक को समझाते हुए दिख रहे हैं। वीडियो में उन्होंने हुक्म दिया कि दुकान का नाम लिखने के दौरान मजहबी पहचान बताना होगा। उन्होंने कई दुकानों के मालिक से ये करने को कहा। सोशल मीडिया पेज ने बताया कि ये वीडियो 4 मई का है। मीडिया से बात करते हुए बजरंग दल के मेंबरान ने कहा कि पड़ोसी को पता रहना चाहिए कि उसके बगल में जो पड़ोसी आया है वो किस जात या मजहब का है। दल के अफराद ने आगे कहा कि आजकल कई मामले सामने आते हैं। जूस में पेशाब करना, ब्रेड पर थूकना, गन्ने के जूस में पेशाब करना, ये कोई हिंदू मुस्लिम का मुद्दा नहीं है। हम बस चाहते हैं कि दुकानदार अपनी असली पहचान और वेरिफिकेशन के साथ दुकान का नाम रखें। और इस दौरान बजरंग दल वालों ने जय श्री राम के नारे भी लगाए। उत्तर प्रदेश से इंसानियत को शर्मसार करने और रूह को कपा देने वाली एक खबर ने पूरे देश में खलबली मचा दी है। सहारनपुर में पड़ोसी ने 8 साल की बच्ची के साथ रेप किया और उसके बाद उसकी हत्या कर दी और फिर लाश को रात भर बेड में छिपा कर रखा। जब पुलिस ने उसके घर में तलाशी ली तो वो घबरा गया और छत से बच्ची की लाश को घर के पीछे प्लॉट में फेंक दिया। करीब 13 घंटे की तलाशी के बाद आरोपी की ही निशानदेही पर पुलिस ने बच्ची का शव बरामद किया। शक होने पर पुलिस ने पड़ोसी को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो उसने अपना जुर्म कबूल किया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में रेप की भी पुष्टि हुई है। बच्ची के अहले खाना ने बताया कि पड़ोस का ही एक शख्स भी बेटी को खोजने में लगा हुआ था। उस पर शक हुआ तो उसके घर की तरफ देखा, घर में अंधेरा था, बच्ची कहीं नहीं दिखाई दी। हमने पुलिस के साथ शख्स के घर के पीछे 19 बार तलाशी की लेकिन नहीं मिली। फिर कुछ देर बाद उस शख्स ने खुद कहा कि चलो घर के पीछे देखते हैं। जब पुलिस और मकामी लोग पहुंचे तो लाश वहां पड़ी थी। पुलिस ने शक के बुनियाद पर पड़ोसी शख्स को गिरफ्तार कर लिया। लोगों का इल्जाम है कि मुलजिम ने नाबालिग लड़की के साथ दरिंदगी के बाद उसकी हत्या कर दी। इसके बाद वो रात भर पुलिस और अहले खाना के साथ बच्ची की तलाश का नाटक करता रहा। पुलिस ने शक होने पर पड़ोसी को हिरासत में लेकर पूछताछ की, तब मुलजिम ने रेप के बाद हत्या की बात कबूली। बच्ची की शनिचर को पोस्टमार्टम कराया गया। बच्ची के साथ रेप की तस्दीक हुई। उसके सिर पर 3 चोट के निशान लगे। गला दबाकर हत्या करने की तस्दीक हुई। मुलजिम ने छत से बच्ची की लाश फेंकी। लाश झाड़ियों में गिरी तो उसके शरीर पर कांटे और लकड़ियों से छिलने के निशान मिले हैं। बच्ची के मुंह में तरबूज के बीज फंसे थे। गले की हड्डी भी टूटी हुई थी। हिरासत में मुलजिम पुलिस ने 45 साल के मुलजिम वेद प्रकाश धीमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। निकाह और शादियों को लोगों ने जश्न और रिवाजों का एक सिलसिला समझ लिया है। आज के वक्त में सभी निकाह को लेकर हाई डिमांड और धूम धड़ाकों के साथ करते हैं, लेकिन ऐसे महंगाई के वक्त में भी मध्य प्रदेश से मिसाल बनाने वाली एक खबर सामने आई है। मध्य प्रदेश के देवास जिले में एक निकाह तकरीब मुनक्किद हुई जिसमें 35 जोड़ों का निकाह सिर्फ 1 रुपए में कराया गया। इस निकाह में तकरीब 35 जोड़ों के दोनों खानदानों से सिर्फ 1-1 रुपए लिए गए हैं। इस तकरीब में ज्यादातर वे लोग शामिल थे जिनके लिए इस महंगाई और हाई डिमांड के दौर में निकाह का खर्च उठाना आसान नहीं है। इस निकाह तकरीब में पैसे तो कम लिए ही गए, इसके साथ ही दुल्हन को घर के सामान भी तोहफे के तौर पर दिए गए थे। इस निकाह जश्न का खर्चा सब्र ग्रुप ने उठाया है, जिसको लीड करने का काम शौकत हुसैन ने किया है। उन्होंने बताया कि वो हर साल निकाह तकरीब का आयोजन करते हैं ताकि गरीब और जरूरतमंद लड़कियों का निकाह इस तकरीब से सिर्फ 1 रुपए को लेकर हो जाए। इस तकरीब में मेहमान खुसूसी MLA सचिन यादव थे, जिन्होंने इस निकाह तकरीब पर कहा, इस तरह का निकाह जश्न सच में काबिले तारीफ है। कश्मीर में भारत पाक सीमा पर अपनी ड्यूटी निभाते हुए BSF के सब इंस्पेक्टर मोहम्मद इम्तियाज सनीचर को पाक हमले में शहीद हो गए थे। वो बिहार के सारण जिले के थे। पीर को उनकी मिट्टी को पटना लाया गया तो उस वक्त कोई भी अफसर वहां मौजूद नहीं था, ना ही उनके परिवार वालों को मुनासिब मदद अता की गई। भारत पाकिस्तान में 2 दिन चले जंग के बाद 10 मई को शाम 5 बजे अचानक जंगबंदी का ऐलान हो गया, लेकिन इसके 4 घंटे बाद ही कश्मीर की सीमा पर पाक फौजियों ने फिर से गोलीबारी शुरू कर दी।
दी ही आबादी को निशाना बनाकर ड्रोन हमले किए गए। इस जवाबी कार्रवाई में बीएसएफ के सब इंस्पेक्टर मोहम्मद इम्तियाज शहीद हो गए। सब इंस्पेक्टर मोहम्मद इम्तियाज की इस शहादत पर पूरे देश ने उन्हें खराज अकीदत पेश की, लेकिन बिहार हुकूमत ने शहीद के तई बेहद अफसोसनाक रवैये का मुजाहिरा किया, जिसे लेकर शहीद इम्तियाज के परिवार में काफी गुस्सा है। बिहार की आवाम ने भी इसके लिए नीतीश हुकूमत की मजम्मत की। दरअसल शहीद मोहम्मद इम्तियाज बिहार के सारण जिले के गड़खा थाना हलके के नारायणपुर गांव के रिहायशी थे। वो कश्मीर में भारत पाक सरहद पर तैनात थे। 12 मई को जब उनकी मिट्टी कश्मीर से पटना हवाई अड्डे पर पहुंची तो वहां राज्य सरकार का कोई अमला नजर नहीं आया। पटना में एक सीएम, 2 डिप्टी सीएम, एसएसपी और डीएम के रहते हुए एयरपोर्ट पर कोई भी शहीद की मिट्टी को रिसीव करने और उनके परिवार की मदद करने के लिए मौजूद तक नहीं था। यहां तक कि शहीद के बेटे मोहम्मद इमरान रजा को एक एसी गाड़ी तक मुहैया नहीं कराई गई। पुलिस के ट्रक में उनका सामान उठाकर रख दिया गया। शहीद पिता की मौत का बोझ उठाने वाला बेटा एयरपोर्ट से स्टेट हैंगर तक अपना सामान, अपना बैग खुद ही लेकर पैदल चलता रहा। ये नजारा देखकर आम लोगों का भी दिल भर आया। आम जनता हुकूमत की मजम्मत कर रही है। सत्ता फरीक के ज्यादातर लीडरान ने एक्स पर अपने जज्बात जाहिर किए। ताहम अपोजिशन के लीडर तेजस्वी यादव समेत वजीर नितिन नवीन, बीजेपी सदर दिलीप जायसवाल और दीगर लीडरान ने पटना एयरपोर्ट पर शहीद को खिराज अकीदत पेश की। शाम 6 बजे के आसपास शहीद को उनके गांव में रियासती एजाज के साथ सुपुर्द खाक कर दिया गया। हजारों की तादाद में लोग जनाजे की नमाज में शामिल हुए और शहीद के लिए दुआएं की। पुणे के करवे नगर में अमन के साथ एहतजाज कर रहे इंडियन पीपल इन सॉलिडेरिटी विद फिलिस्तीन और बीडीएस इंडिया के कारकुनों और वॉलंटियर्स पर मुबैना तौर पर हिंदू राइट विंग ग्रुपों के जरिए हमला किया गया। ये समूह फिलिस्तीन के लिए हिमायत और गजा में चल रहे जीनोसाइड की मजम्मत करने वाले पर्चे बांट रहा था, तभी टकराव शुरू हो गया। बीडीएस इंडिया के मुताबिक लगभग 100 से 15 अफरादों ने जुबानी तनाज़ा शुरू किया, जो मुबैना तौर पर 50-100 लोगों की भीड़ के साथ पहुंचे, जिन्होंने वॉलंटियर्स पर हमला करना शुरू कर दिया। ग्रुप ने बताया कि ख्वातीन वॉलंटियर्स को खास तौर पर निशाना बनाया गया, असमत दरी और मौत की धमकियां तक दी गई, कुछ के कपड़े भी फाड़ दिए गए। पुलिस में शिकायत दर्ज करवाने के बावजूद बीडीएस इंडिया ने कहा कि अफसरों ने इसे कबूल करने से इनकार कर दिया और इसकी बजाय उन पर वापस जाने का दबाव डाला। मेडिकल लीगल केस से गुजरने पर ही उन्हें ससून अस्पताल ले जाया गया और उसके बाद भी पुलिस ने मुबैना तौर पर उन्हें आने पर छोड़ दिया। 4 कारकुनों को हिरासत में लिया गया। जब वो करवे नगर पुलिस चौकी पर वापस लौटे तो हालात टेंशन से भरे बने रहे। जहां बढ़ती भीड़ के बीच सिर्फ एक अफसर मौजूद था। अपनी हिफाजत के डर से समूह वहां से चला गया और अगली सुबह वापस लौटा। 11 मई को उन्होंने बताया कि उनकी बुनियादी शिकायत खो गई थी। घंटों की जिद के बाद उनकी पिछली शिकायत आखिरकार कबूल कर ली गई। बीडीएस इंडिया ने पाकिस्तान जिंदाबाद जैसे नारे लगाने या हमास की सोच का साथ देने से साफ इनकार किया और कहा कि उनका रुख पूरी तरह से फिलिस्तीनी लोगों की आज़ादी के हक में है। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी और उनके हिमायती अमन के साथ विरोध के हिंसक दमन से ध्यान हटाने के लिए गलत सूचना फैला रहे हैं। ग्रुप ने पुणे पुलिस की मुबैना मिलीभगत और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने में नाकामी की मजम्मत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह आदमपुर एयरबेस पहुंचे, जहां उन्होंने वायुसेना के जवानों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने जवानों से बातचीत की, ऑपरेशन सिंदूर के विभिन्न पहलुओं की जानकारी भी ली। पीएम नरेंद्र मोदी ने फौजी की बेमिसाल हिम्मत को सलाम करते हुए कहा कि मुल्क को आप पर फक्र है। इस मौके पर उन्होंने जवान के साथ तस्वीरें भी खिंचवाईं। पीएम ने आदमपुर एयरबेस दौरे की तस्वीरें अपने एक्स हैंडल पर साझा की हैं। उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा कि आज सुबह मैं एयरफोर्स स्टेशन आदमपुर गया और हमारे बहादुर एयरफोर्स और फौजियों से मुलाकात की। इन बहादुरों के साथ वक्त बिताना एक बेहद खास तजुर्बा रहा। भारत अपने आर्म्ड फोर्सेस के लिए हमेशा शुक्रगुजार रहा है, जो मुल्क की सर्विस में मुसलसल सरशार हैं। पीएम मोदी का ये दौरा इसलिए भी अहम माना जाता है क्योंकि हालिया जंग के दौरान पाकिस्तान ने आदमपुर एयरबेस को निशाना बनाने का दावा किया था। ऐसे में पीएम का यहाँ जाना एक साफ पैगाम है कि भारत किसी भी खतरे से डरने वाला नहीं है और हर मोर्चे के लिए तैयार है। वजीर आजम मोदी ने रात 8 बजे कौम से खिताब किया। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में वजीर आजम मोदी ने कहा कि सिंदूर के मकसद को हासिल करने में हमारे बहादुर फौजियों ने मिसाली बहादुरी दिखाई है। आज मैं उनकी हिम्मत, उनकी बहादुरी को अपनी तरफ से खराज तहसीन पेश करता हूं। मैं इस बहादुरी को हमारे मुल्क की हर माँ, बहन और बेटी को वक्फ करता हूं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक नाम नहीं है, ये लोगों के जज्बात की अक्कासी है।
वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा, हमने दहशतगर्दों को खत्म करने के लिए फोर्सेस को खुली छूट दी। आज सभी दहशतगर्दों के ठिकानों को, हमारी बेटियों और बहनों के सिंदूर को मिटाने के नताइज क्या होते हैं समझ आ गए। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने पीर को अपने तकरीर में यह भी कहा कि पाकिस्तान पर भारत के हमले में 100 से ज्यादा दहशतगर्द मारे गए। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अपनी तकरीर में यह भी कहा कि जब हमारी मिसाइलों और ड्रोनों ने पाकिस्तान में दहशतगर्दी के ठिकानों को तबाह कर दिया तो न सिर्फ उनकी इमारतें बल्कि उनकी हिम्मत भी टूट गई। वजीर आजम मोदी ने कहा, खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते। उन्होंने कहा कि यह जंग का दौर नहीं लेकिन दहशतगर्दी का दौर भी नहीं है। उन्होंने साफ किया कि अब अगर पाकिस्तान से कोई बातचीत होगी तो वो कश्मीर के मुद्दे पर होगी। ट्रंप ने कहा कि हमने भारत और पाकिस्तान के बीच एटमी जंग को रोका है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उन्होंने पाकिस्तान और भारत के बीच एटमी जंग को रोक दिया है। उन्होंने पीर को व्हाइट हाउस में सहाफियों को बताया कि अमेरिका ने दोनों ममालिकों के बीच जंग बंद कराने में मदद की। ट्रंप ने कहा कि उन्हें यकीन है कि जंग बंदी मुस्तकिल होगी। दोनों ममालिक के पास बड़ी तादाद में एटमी हथियार हैं जिससे तबाहकुन एटमी जंग हो सकती है। लाखों लोग मारे जा सकते हैं। ट्रंप ने कहा, मैंने उन दोनों से कहा कि चलो इसे रोकते हैं। अगर आप इसे रोक दे तो हम कारोबार में बने रहेंगे। अगर आप इसे नहीं रोकेंगे तो हम कोई कारोबार नहीं करेंगे। लोगों ने कभी भी कारोबार का इस तरह से इस्तेमाल नहीं किया होगा जैसे मैंने किया। ट्रंप ने कहा, दोनों मुल्कों की क़यादत काफ़ी मजबूत है। ट्रंप ने कहा, मुझे ये कहते हुए बहुत फख्र हो रहा है कि भारत और पाकिस्तान की क़यादत काफ़ी मजबूत और ताकतवर है। उनमें सूरत हाल की संगीनी को समझने की ताकत, हिकमत और सब्र और तहम्मुल मौजूद है। हमने बहुत मदद की। मैं नायब सदर JD वेंस और वजीर खारजा मार्को रूबियो को उनके काम के लिए शुक्रिया कहना चाहता हूं। ट्रंप ने कहा, मैंने कहा, आइए हम आप लोगों के साथ बहुत सारा कारोबार करने जा रहे हैं। हम मौजूदा हाल में भारत के साथ बातचीत कर रहे हैं। हम जल्द ही पाकिस्तान के साथ बातचीत करने जा रहे हैं। 7 मई की रात 1:30 बजे भारत और पाकिस्तान के बीच सीधी मुठभेड़ शुरू हुई थी। भारतीय फौज ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के कई दहशतगर्दाना ठिकानों को निशाना बनाया था, जिसके बाद दोनों मुल्कों के बीच 4 दिनों तक जंग जारी रही। जिसके बाद ट्रंप ने 10 मई की शाम 5:30 पर सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए दोनों ममालिक के बीच जंगबंदी का ऐलान किया। बीजेपी आज से मुल्क भर में तिरंगा यात्रा निकाल रही है। मुल्क भर में आज से 23 मई तक 10 रोजा तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। इस यात्रा का मकसद ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी का जश्न मनाना और आतंकवाद के खिलाफ देश के अज़्म का इजहार करना है। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी और पाक के हमले का जवाब देने के लिए पार्टी ने मुल्क भर में तिरंगा यात्रा निकालने का फैसला किया है। इस ऑपरेशन पर फौज की कामयाबी को गिनाने के लिए सेमिनार और प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद करने और आवाम से सीधी बातचीत करने की भी हिकमत अमली बनी है। मुहिम के दौरान कई सतहों पर आवाम से सीधी बातचीत के जरिए पाक के हमलों का जवाब देने के साथ ही ऑपरेशन सिंदूर के तहत की गई फौजी कार्रवाई को देश के सामने रखेगी। पार्टी के ऑफिशियल जराये ने माना कि जिस तरह अचानक सीज फायर का ऐलान किया गया और इसकी इत्तला अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के जरिए दुनिया को मिली, उससे पार्टी के कोर वोट बैंक में मायूसी है। पार्टी के सामने इस मायूसी को दूर करने की बड़ी चुनौती है। संबित पात्रा, विनोद तावड़े और तरुण चुग समेत सीनियर बीजेपी लीडरान को इस यात्राकारी का काम सौंपा गया है। पार्टी के सीनियर लीड मरकजी वजीर और CM रियासतों में रैलियों की क़यादत करेंगे। बीजेपी के कौमी सदर JP नड्डा के जरिए मुकर्रर इस पहल का मकसद आर्म्ड फोर्सेस का एजाज करना है। तिरंगा यात्रा के जरिए बीजेपी न केवल ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी को जन जन तक पहुंचाना चाहती है, बल्कि हिंदुस्तानियों में मुल्क से प्यार और इत्तेहाद के जज्बात को भी जगाना चाहती है। पार्टी ने सभी कारकुनों और नागरिकों से इस यात्रा में एक्टिव भागीदारी की अपील की है। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची के खिलाफ साबिक फौजी अफसर मेजर गौरव आर्यन ने मुतनाज़ा बयान से भारत और ईरान के बीच मुख्तसर लेकिन शदीद सिफारती हंगामा मच गया है। लाइव हिंदुस्तान की रिपोर्ट के मुताबिक सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो में आर्या ने अरागची को गाली दी है, जिसके बाद ईरान की तरफ से सख्त रद्द अमल आया है। मेजर आर्या ने यह बात अरागची के भारत से पहले पाकिस्तान में आने पर अपनी नाराजगी का इजहार करते हुए कही थी। मुबैना तौर पर अरागची के सफर का मकसद 22 अप्रैल को पहलगाम में दहशतगर्दाना हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच कशीदगी को कम करना था। वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद भारत में वाक़े ईरानी सिफारत खाने ने सख्त बयान जारी किया है। उन्होंने लिखा, मेहमानों का एहतराम करना ईरानी सकाफत की पुरानी रिवायत है। हम ईरानी अपने मेहमानों को खुदा का महबूब मानते हैं। यहाँ के मेहमानों के बारे में आपकी क्या राय है? इस वाक़े के बाद भारतीय हुकूमत ने भी फौरी तौर पर अपने रद्द अमल का इजहार किया। तेहरान में वाक़े भारतीय सिफारत खाने ने एक बयान में कहा,
वीडियो में दिख रहा शख्स भारतीय शहरी है। उसके ख्यालात भारत हुकूमत की सरकारी राय की नुमाइंदगी नहीं करते। भारत हुकूमत इस तरह के तौहीन अमेज बयान को नामुनासिब मानती है। काबिल जिक्र है कि मेजर गौरव आर्या भारतीय मीडिया में एक मकबूल शख्सियत है। उनके एक्स अकाउंट पर 2 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी भी उन्हें फॉलो करते हैं। उनके यूट्यूब शो चाणक्य डायलॉग्स के 4 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं। कर्नाटक के हुबली में एक चौंकाने वाला वाकया सामने आया है। सिर्फ 5 रुपए के नाश्ते के लिए 6ठी क्लास के तालिबे इल्म ने 8वीं क्लास के तालिबे इल्म को चाकू मार दिया। इस वाकये में एक 14 साल तालिबे इल्म की मौत हो गई है। ये वाकया चौंकाने वाला है। सवाल ये है कि बच्चों के साथ क्या हो रहा है। वो इतना गुस्सा कैसे हो सकते हैं कि जान लेने या देने से पहले 2 बार भी नहीं सोचते। जिस बच्चे ने 14 साल के लड़के पर चाकू से हमला किया वो सिर्फ 12 साल का था। जिस उम्र में उसे खिलौने से खेलना चाहिए था उसने चाकू उठा लिया। पीर की शाम करीब 7:30 बजे नाश्ते को लेकर दोनों में मामूली बहस हो गई। मुलजिम का नाम साई है, मरने वाले का नाम चेतन राक्सगी है। वो गुरुदेश्वर नगर रिहायशी इलाके का रहने वाला था। इब्तदाई रिपोर्टों के मुताबिक दोनों लड़कों के बीच मामूली बात पर बहस हुई थी। इसमें लगभग 5 रुपए के नाश्ते को लेकर झगड़ा हुआ था। इस मुद्दे पर दोनों के बीच झगड़ा बढ़ गया। इसके बाद गुस्साए क्लास 6 के तालिबे इल्म साई ने मुबैयाना तौर पर चेतन पर चाकू से हमला कर दिया। इस हमले में चेतन संगीन तौर पर जख्मी हो गया। उसे फौरन अस्पताल ले जाया गया, लेकिन पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। इस वाकये को देखकर मन में सवाल उठता है कि क्या वाकई जिंदगी इतनी सस्ती है कि 5 रुपए के नाश्ते को लेकर शुरू हुए झगड़े की वजह से किसी की जान ले ली जाए। इस वाकये को देखकर यह भी साफ हो जाता है कि आजकल के बच्चों की ज़हनी हालत बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। ये ज़हनी तनाव का शिकार हो रहे हैं। उन्हें मशवरात की जरूरत है ताकि वो सही और गलत के बीच का फर्क समझ सकें। संभल शाही जामा मस्जिद के सर्वे हुक्म को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट में 3 घंटे तक सुनवाई चली। दोनों फरीकों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने फैसला महफूज रखा। अगली सुनवाई अगले हफ्ते होगी। संभल के शाही जामा मस्जिद के सर्वे के हुक्म को चुनौती देने वाली याचिका पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में आज यानी 13 मई को अहम सुनवाई हुई। हाई कोर्ट में आज करीब 3 घंटे तक सुनवाई चली। इस दौरान दोनों फरीक ने अपनी अपनी दलीलें रखी। सभी फरीकों के दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट ने फैसला महफूज रख लिया है। अब इस मामले में अगली सुनवाई अगले हफ्ते में होगी। वहीं हाई कोर्ट का फैसला आने तक सर्वे पर उबूरी रोक जारी रहेगी। गौरतलब है कि सिविल कोर्ट ने संभल जामा मस्जिद के सर्वे का हुक्म दिया था, जिसके बाद काफी हंगामा हुआ था। इस दौरान मस्जिद कमेटी ने सर्वे के हुक्म को इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। उन्होंने निचली अदालत के सर्वे के हुक्म को मनमाना बताते हुए इस पर रोक लगाने की मांग की थी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पहले सर्वे पर उबूरी रोक लगाते हुए मामले की सुनवाई करने का फैसला किया था। हिंदू फरीक के साथ ही एएसआई और मुस्लिम फरीक ने हाई कोर्ट में अपनी दलीलें पेश की। हिंदू फरीक ने मस्जिद के हरिहर मंदिर होने का दावा किया है, जबकि मुस्लिम फरीक ने कहा है कि ये सदियों पुरानी मस्जिद है। नाज़रीन, मुल्क की बात में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।